क्या कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ ली है? यह सवाल इसलिए क्योंकि तमाम वादों के साथ इस बार के मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र भी किया गया है कि सत्ता में आने पर कांग्रेस चित्रकूट से शुरू होने वाले राम पथ गमन को मध्य प्रदेश की सीमा तक बनवाया जाएगा। नर्मदा नदी के परिक्रमा पथ पर 1100 करोड़ की लागत से वेटिंग रूम बनवाए जाएंगे। ग्राम पंचायत लेवल पर गौशाला खोलने की बात भी की गई है। लेकिन वो बात जिस पर सबसे ज्यादा हल्ला मचा वो ये कि कांग्रेस के सरकार बनते ही सरकारी कैंपस में आरएसएस की शाखाएं लगना बंद करवा दी जाएंगी और सरकारी मुलाजिमों के शाखा में जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाएगी। बीजेपी इस वादे के बाद हमलावर है कांग्रेस पर। उसने इस राय को राम मंदिर से जोड़ दिया है और आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके नेताओं का सिर्फ एक ही एजेंडा है, मंदिर नहीं बनने देंगे और शाखा नहीं चलने देंगे। तो आज इसी पर होगी बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में वादों की झड़ी लगा दी है, लेकिन एक वादे पर वावेला मचा हुआ है। दरअसल कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में सरकारी मुलाजमीन के संघ के प्रोग्रामों में शिरकत करने पर पाबंदी लगाने की बात कही है और जिसे बीजेपी ने उचक लिया है। बीजेपी इस मामले पर कांग्रेस पर हमलावर है और इस पर कांग्रेस सफाई देती फिर रही है। कांग्रेस पार्टी या मैंने कभी नहीं कहा कि आरएसएस पर हम बैन लगाएंगे। हमने स्पष्ट कहा है शासकीय परिसरों में आरएसएस की शाखाएं लगाने पर प्रतिबंध लगाएंगे तथा शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को शाखा में छूट संबंधी आदेश निरस्त करेंगे। उमा भारती जी जब मुख्यमंत्री थी क्या ये आदेश थे? क्या ये लागू था? जब बाबूलाल गौर जी थे ये लागू था। आज केंद्र सरकार ने भी ये लागू किया होगा। बीजेपी इस मामले को शदोमत से उछाल रही है। पार्टी कांग्रेस को मंदिर और शाखा मुखालिफ बताने में जुटी है। संघ पर प्रतिबंध लगाकर शायद वो मुस्लिम वोटरों का एकत्रीकरण करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन देश के सभी वर्ग के लोग कांग्रेस की असलियत को समझ चुके हैं। जिस प्रकार इंदिरा गांधी देश में इमरजेंसी लगाना चाहती थी, ठीक उसी प्रकार मध्य प्रदेश में इमरजेंसी लगाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। राहुल गांधी जो हिंदू और हिंदू संगठनों पे लगातार हमला करते रहते हैं, वो तुरंत इस पर क्षमा याचना करें। सब जानते हैं आरएसएस एक राजनीतिक संगठन बन गया है और किसी भी राजनीतिक संगठन को किसी शासकीय परिसर में कार्यक्रम कराने की या शासकीय कर्मचारियों को उसमें एक्टिव भाग लेने पर प्रतिबंध होना ही चाहिए। चुनावी मुद्दों से परे इस तरह की बयानबाजियों का वोटर नोटिस लेते हैं या नहीं, ये इंतखाबात के नतायज के दिन यानी 11 दिसंबर को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो कांग्रेस आएगी और सरकारी आरएसएस शाखाएं जो हैं वो बंद करवाएगी, ये मैनिफेस्टो में कह दिया गया है। आज इसी पर होगी बात। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मामला मध्य प्रदेश का है, इसलिए मध्य प्रदेश से आज दो खास मेहमान बीजेपी और कांग्रेस पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं इस डिबेट को। पंकज चतुर्वेदी साहब कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं और गुलरेज शेख साहब मध्य प्रदेश बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ इंदौर से इस डिबेट को ज्वाइन कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। मौलाना साजिद रशीदी साहब ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर सतीश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आरएसएस के सपोर्टर हैं, संघ की विचारधारा को सामने रखेंगे। और सुरेंद्र दुबे साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लखनऊ से वो इस डिबेट को ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन पंकज चतुर्वेदी साहब, पहला सवाल आपसे, ये जो मैनिफेस्टो में वादा किया गया है इससे क्या लग रहा है कि आप आम जन तक पहुंच पाएंगे? मध्य प्रदेश के आम आदमी की नब्ज पकड़ने की कोशिश आप इसे मान सकते हैं क्या? जब आप यह कहते हैं कि हम सत्ता में आ गए तो सरकारी मुलाजिमों को आरएसएस की शाखा में नहीं जाने देंगे और सरकारी कैंपस जो है उनमें आरएसएस की शाखा लगने नहीं देंगे, इससे आप कनेक्ट कर पाएंगे आम आदमी को और लगता है इसका कोई फायदा होगा? देखिए समीर जी,
देखिए समीर जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो वचन पत्र है 112 पेज का वचन पत्र 973 बिंदुओं के साथ, वो मध्य प्रदेश के आम आदमी से गहन और गंभीर संवाद करने के बाद तैयार किया गया है। और उस संवाद के आधार पर जैसी अपेक्षा मध्य प्रदेश के आम आदमी की मध्य प्रदेश के निर्माण को लेकर थी, वैसे मध्य प्रदेश के निर्माण का वचन पत्र कांग्रेस पार्टी ने दिया है। मैं यदि इसी बिंदु की बात करूं तो इस बिंदु में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हाय तौबा मचा रही है, भारतीय जनता पार्टी की व्यापम रूपी समझ या बौद्धिक दिवालीपन का प्रमाण है। और ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कहा जाता है कि कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, और लोग कान नहीं देखते, कौवे के पीछे दौड़ते हैं। वो स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हास्यास्पद सी करा ली है। बगैर इस बात को देखे पूरे देश में प्रचार किया, आरएसएस पर बैन लग रहा है, आरएसएस पर बैन लग रहा है। अरे सरकार, हम तो उस नियम की बात कर रहे हैं जिस नियम का पालन आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार भारत केंद्र में कर रही है। आपको एक संस्मरण बताना चाहता हूं। केशुभाई पटेल जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी से पूछा उन्होंने कि मैं अब अभी गुजरात के जो सरकारी कर्मचारी हैं इनको छूट देना चाहते हैं आरएसएस की शाखाओं में जाने की, और अडवाणी जी ने तत्कालीन अटॉर्नी जनरल साहब से मशवरा किया, और मशवरा करने के बाद उनको ये इत्तला दी गई केशुभाई पटेल साहब को कि ये आप जो कर रहे हैं ये गैर कानूनी है, संविधान सम्मत नहीं है, इसका गलत प्रभाव पड़ेगा, आप इसको लागू मत करिए। तो कांग्रेस पार्टी ने क्या गलत किया? ये नियम उमा भारती के समय भी था, यही नियम बाबूलाल गौर साहब के समय था। तो जो नियम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया, जो नियम का पालन नरेंद्र मोदी जी करते हैं, जो नियम का पालन उमा भारती जी ने किया, जो नियम का पालन बाबूलाल गौर जी ने बतौर सीएम किया, यदि कांग्रेस उस नियम की बात करती तो क्या गुनाह किया हमने उसमें? हमने तो नहीं कहा कि आरएसएस को बैन करेंगे, लेकिन जिनके मन में चोर होता है समीर भाई, उनको अपने आप को ऊपर लगता है कि हम चोर हैं, हम गुनाह करते हैं, गलती करते हैं, हम पर बैन ना लग जाए कहीं। हमने तो बैन की बात नहीं करी। आज कमलनाथ जी ने बहुत तफसील से बयान किया कि आरएसएस पर ठीक है, मैंने सुना कमलनाथ जी का वो बयान मैंने सुना, और हमने अपने व्यूअर्स को भी सुना दिया है। गुलरेज शेख साहब, ये किस बात का डर है? वो कह रहे हैं चोर जो होता है वही डरता है, तो ये किस बात का डर है? हल्ला इस बात को लेकर क्यों मचाया जा रहा है कि आरएसएस पर बैन लगा दिया जाएगा, आरएसएस की शाखाएं लगने नहीं दी जाएंगी? वो तो सिर्फ यही बात कर रहे हैं ना कि सरकारी मुलाजिम जो हैं वो आरएसएस की शाखा में नहीं जाएंगे, सरकारी दफ्तरों का इस्तेमाल आरएसएस की शाखा को करने के लिए नहीं दिया जाएगा। यही बात तो है ना, इसमें क्या दिक्कत है आपको? समीर भाई, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे पूरे शो में केवल आप 3 मिनट का समय दें, उसके बाद 1 मिनट का भी समय मत देना, क्योंकि मैं जो तथ्य रखूंगा उसके बाद सारे उत्तर इन लोगों को देना है। मैं एक नहीं 15 न्यायालयों के फैसले सुनाऊंगा इनके समक्ष। और जो ये बोल रहे हैं ना, अभी जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं संग संग संग, तो वास्तव में जब रावण का अंत आया था तो वो राम 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 जपता था, जब कंस का अंत आया था तो वो कृष्ण 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 जपता था, और अब जब कांग्रेस का अंत आ रहा है तो वो संग 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 जप रही है। ये प्रकृति का नियम है, और जो लोग इतिहास से भूल जाते हैं ना, वे स्वयं इतिहास बन जाते हैं। अब मैं मुद्दे पर आता हूं। हल्ला तो ऐसे ही मचा रहे ना कि संघ का अंत हो जाएगा अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीत कर आ गई। उल्टे क्रम में मैनिफेस्टो में जो ये बोला गया उसके बाद तो हल्ला ऐसे ही मचा रहा है। सर कैसे होगा? मैं आपको कैसे हो सकता है? मैं आपको लीगल बात बता रहा हूं। 15 फैसले रिवर्स ऑर्डर में पढ़ रहा हूं ताकि कोई ये नहीं कहे कि आप पुराने फैसले पहले पढ़ रहे हो, मैं नए फैसले पहले पढ़ रहा हूं। देखिए, अवैध गतिविधि निवारण अधिनियम 1993, केंद्र सरकार वर्सेस आरएसएस। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आरएसएस को गैर कानूनी घोषित करने के लिए कारण नहीं है। उसके बाद 1983 आप फिर इस पूरी डिबेट को उसी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं गुलरेज। सुनिए, ये किसी ने नहीं कहा कि आरएसएस को बैन कर दिया जाएगा। आप हल्ला मचा रहे हैं, झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सीधा सवाल है, आपसे सीधा जवाब दीजिए। गुलरेज, झूठ क्यों फैलाने की कोशिश की जा रही है? आरएसएस को बैन करने की बात किसने की है? आरएसएस को बैन करने की बात किसने की है? मुझे बताइए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। मैं कोर्ट के फैसले यथावत पढ़ के सुना रहा हूं। अरे कोर्ट के फैसले कौन से गिना रहे हैं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। आरएसएस को बैन करने को लेकर कुछ लोग कोर्ट में गए थे, वो फैसले की जरूरत ही नहीं है जानने की। यहाँ पर मैं जो सवाल आपसे पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए, सिंपल। इसे क्यों इस तरह से आप लोग पेश कर रहे हैं भाई? स्वयं कि संघ को बैन करने की कोशिश की जा रही है, और अगर कांग्रेस पार्टी आ गई तो संघ को बैन कर देगी। देखिए,
देखिए ये तो चाहते ही ये हैं, नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी से लेकर मिस्टर राहुल गांधी तक सबकी मंशा यही है कि संघ को बैन करें। सरदार पटेल को भूल गया। मध्य प्रदेश में क्यों करना चाहते हो सब एक कारण बताता हूं। अरे आपने इंदिरा गांधी, नेहरू सबका नाम ले लिया और जिन्होंने बैन करवाया सही मायने में आरएसएस को, उनका नाम भूल गया। राष्ट्रवादी है और उन्होंने बैन हटाया था कांग्रेसियों के, लगाया भी था, हटाया भी था, दोनों बातें बोलिए ना। हटाने वाला व्यक्ति भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मैं बोल रहा हूं ना, कुप्रचार की वजह से लगा, लेकिन क्लीन चिट मिली न्यायालय की तरफ से और सरदार भाई 3 मिनट होगा। तुम्हें बताता हूँ मध्य प्रदेश में समीर भाई 3 मिनट होगा क्या लगाना चाहते हैं? सुनिए आप, हो गए, सुनिए सर, हो गए मध्य। अरे और कितना बोलेंगे? मैं तो फिर पूछिए तो मैंने कहा कि जो नरेंद्र मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला अटल जी कह रहे हैं अभी तक जवाब नहीं मिला। मध्य प्रदेश, आप क्यों ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में एक वर्ग जो पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा है वो मध्य प्रदेश में हो, और जिनका क्यों चाहते हैं आप? संघ की वजह से नहीं हो पा रहा है, और क्यों हो रहा है मध्य प्रदेश में जो पूरे देश में नहीं हो रहा? कैथोलिक मां वो चाहते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरीज को फ्री हैंड मिले ताकि इन हिंदू भाइयों को कन्वर्ट करके ईसाई बनाया जाए। अरे छोड़िए गुरदेश, कहां की बात कर रहे हैं? ये फिजूल की बातें इस डिबेट में मत किया। ये सब सोशल मीडिया के लिए रखिए, संस्कृति ये सब सोशल मीडिया के लिए रखिए, सोशल मीडिया पर अमीर जी ये सारी बातें खूब फैलाइए, कोई रोकने वाला नहीं होता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक अनुराग भदौरिया साहब, अनुराग भदौरिया साहब, लॉजिकल बात यहाँ पर ये है ना अटल जी के जो पूरे देश में नहीं हो रहा, जो बीजेपी की खुद की सरकारों ने कभी लागू नहीं किया, वो मध्य प्रदेश में चल क्यों रहा है? और अगर क्या कोई पार्टी इस बात को अपने एजेंडे में शामिल करती है तो वो गलत कर रही है, सही कर रही है आपके हिसाब से? जूते मारेगी आप नेहरू से लेकर हर बार। देखिए आप नेहरू से लेकर उनको चुप कराइए, छोड़िए गुरदेश, छोड़िए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की शख्सियत बहुत बड़ी है, उन्हें बीच में यहां ना लाइए। जी बोलिए अनुराग भदौरिया। वो देखो गिर जाएंगे कहीं, उनको संभाले रहो बेचारे, इलेक्शन का वक्त है। इन सब ने भी संघ पर बैन लगाया, जनता सब्र कीजिए, सब्र कीजिए, थोड़ा विराम दीजिए वाणी, सब्र कीजिए, बीच में मत बोलिए, तमाचा मारो, वाणी को विराम दीजिए। ठीक है, हो गया अनुराग। आपको चाहते हैं कि स्वयंसेवक को देखिए, भाजपा वाले पहली बात तो यह कि आरएसएस को जानने की जरूरत है। अरे यार इनको दौरा पड़ गया, दवा दो इनको दवा दे दो, लेकिन गिड़गिड़ा गए वो भी आपको ऑडियो डाउन कीजिए, जिससे सवाल पूछा जाए उसी का ऑडियो ऑफ रहेगा, बस यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। जी बोलिए अनुराग। देखिए आरएसएस की जब भी बात होती है मुझे तो दो वाक्य बहुत अच्छी तरह याद आता है। एक 1947 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरदार पटेल जी ने एक चिट्ठी लिखी थी गोलवलकर जी को और कहा था कि देखिए ये जो आरएसएस है ये देश के लिए खतरा हो सकती है, और ठीक उसके एक साल बाद गांधी जी की हत्या हो गई। तब उन्होंने जाके इसको बैन भी किया था, इसके ऊपर में जो उनको संदेह था वही हुआ, फिर उसको बैन हुआ, बाद में बैन हटाया गया। लेकिन ये इनसे जब पूछा जाएगा तो कहेंगे ये एक एनजीओ है, सोशल वर्क करती है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कैसी एनजीओ है जो खाली बीजेपी के लिए सोशल वर्क करती है? भाई समाज में तो बहुत सी समस्याएं हैं ना, समाज में महंगाई भी एक समस्या है, बहुत बड़ी होती है, बेरोजगारी भी समस्या होती है, महिलाओं पर अत्याचार भी समस्या है, किसान की आत्महत्या भी समस्या है। इस पे कोई बात नहीं करेंगे इनके आरएसएस लोग, कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जब देश में कहीं बाढ़ आती है, कहां जाके धर्म की बात करनी है, कहीं राष्ट्रीय आपदा हो जाती है तो भी तो आरएसएस के लोग जाते हैं, जाते हैं, काम करते हैं। कुछ नहीं ना कहीं कोई नहीं कहे, अरे भाई कहीं नहीं जाते, ये खाली माहौल बनाते हैं, या माहौल बनाने वाले लोग हैं। एक भी बता दो जिन्होंने ऐसा बड़ा काम किया हो जिसकी वजह से हमारा देश का बहुत उद्धार हो गया हो। आरएसएस का एक काम बता दीजिए, 1942 में जब अंग्रेज आंदोलन हुआ था तो देश छोड़ो आंदोलन में इन्होंने बाइकआउट किया था। इनके गुरेज बीच में मत बोलिए, बोला था कि मत बोलिए गुरेज बीच में, सोच है प्लीज, बोला था तिरंगा का अपमान किया था। अरे इनका ऑडियो डाउन करो, ये बेहोश हो जाएंगे, क्या फायदा भैया, वो उन्हें बात ही नहीं सुनी किसी। इनका तिरंगा का अपमान किसने किया था? गोलवलकर जी ने बोला था इसको हम नहीं मानते, अशुभ है। संविधान को बदवा किसने बोला था? आरएसएस ने बोला। किसने बोला था देश की आजादी में हिस्सा नहीं लेंगे 1942 भारत छोड़ो में? इन्होंने कहा था, आरएसएस ने कहा था। किसने कहा था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि अंग्रेजों को बोला, हिंदुओं को बोला आप अंग्रेजी की सेना में भर्ती हो जाओ। अरे आपकी देश की आजादी में योगदान नहीं, और किसी तरह से आपकी सरकार बन भी गई 2014 में, तो सबसे पहले दौड़े दौड़े पाकिस्तान कौन गया सेवई खाने?
बीजेपी के प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री समी खाने गए, आज नहीं अनुराग नहीं गया। अनुराग तो इन बातों का क्या मतलब है? आरएसएस की शाखाएं नहीं लगनी चाहिए देश में, आप ये कह रहे हैं? या फिर इस मैनिफेस्टो में जो बात कहेगी कि सरकारी दफ्तरों में नहीं लगनी चाहिए, आप वो कह रहे हैं? लिबरेशन हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी मानता हूं कि किसी भी चीज को सरकारी चीजों से दूर रखना चाहिए। अगर आप लगाना चाहते हैं तो परमिशन लीजिए सरकार से। कोई भी अगर कोई संस्था एनजीओ कोई अगर प्रोग्राम करती है, जैसे मेरा भी एनजीओ है आईजीसीएल प्रोग्राम करती है, तो परमिशन लेती है सरकार से। सरकार परमिशन देती है तो होता है, नहीं परमिशन देती तो नहीं होता है। एक तरफ तो आप बोलोगे हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी तरफ आप पॉलिटिकल भी करते हो कि भाई आरएसएस का व्यक्ति एमएलए एमपी भी बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, चीफ मिनिस्टर बनेगा, उधर बोलोगे हमारे सोशल एनजीओ चलाते। तो ये बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग ये दोहरी चाल चलते हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि हम राष्ट्र के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्र के मुद्दों की बात नहीं करेंगे। दूसरी तरफ कहेंगे कि हम समाज सेवा कर रहे हैं तो बीजेपी के लिए करेंगे। ये जो आरएसएस के लोग हैं, इनको समझ पाना किसी के बस की बात नहीं है। ये एक विशेष तरह का काम करते हैं बीजेपी को आगे बढ़ाने के। अब देखिए ना, कुछ दिनों से क्या हुआ है, कुछ दिनों से मोदी जी पीछे हो गए और मोहन भागवत जी आगे हो गए 2-3 महीने से। आप उनको पता है कि चेहरा नहीं बिक रहा है तो मोहन भागवत जी तो माहौल बनाने में लगे, जाति धर्म की नफरत फैलाने में लगे। अरे इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं तो 4 साल पहले कर लेते ना, 4.5 साल पहले बोल लेते, मंदिर मस्जिद की बातें करनी थी, प्रोफेसर सतीश कुमार यहाँ पर मौजूद है, अनुराग करने उतरे हो। अनुराग आप सुनिएगा, प्रोफेसर सतीश कुमार यहाँ पर मौजूद हैं आरएसएस का पक्ष रखने के लिए। प्रोफेसर सतीश कुमार, जहां तक मुझे याद है, आरएसएस के जिस बैन का जिक्र हम कर रहे थे जो सरदार पटेल ने लगाया और बाद में रिवोक किया, वो रिवोक तो इसी शर्त पर किया गया था ना कि जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है आरएसएस का वो खत्म होगा, और वो हम सभी को मालूम है कि इस वक्त वो है। ऐसे में किसी सरकारी मुलाजिम का संघ की शाखा में जाना और सरकारी जो कैंपस है, सरकारी जो दफ्तर हैं, उनमें आरएसएस की शाखा का लगना, क्या अपने आप में इसे जायज माना जा सकता है? और अगर इसे खत्म करने की कोशिश हो रही है जैसा कि देश भर में है, तो दिक्कत कैसी? समीर भाई, इससे कोई परवाह नहीं है कि आरएसएस की तरफ से किसी भी अधिकारी को, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष पक्ष का हो, उसको बुलाया जाता हो कि आप शाखा में आइए। ये एक सांस्कृतिक, जैसा कि भदौड़िया साहब ने कहा कि राजनीतिक संस्था, ये बताएं किस आधार पर ये राजनीतिक संस्था है? ये आज भी मैं कह रहे ना कि सिर्फ बीजेपी के लिए काम करती है इसलिए अब इसकी अपनी एक सोच है, धारणा है, राष्ट्र निर्माण की राष्ट्र की बात करते हैं तो समाजवादी राष्ट्र नहीं है। आप उसके नजदीक आइए, भदौड़िया साहब समाजवादी पार्टी में आइए ना, उनके लिए आपको मदद करेगा। बीजेपी की बात करते हैं, उनके लिए तो नहीं करते, आपके लिए ही वो काम कर रहा है। आप उसके नजदीक आइए, आपको भी मदद मिलेगी। हाँ, यहाँ पर मैं एक दो महत्वपूर्ण बात, अरे सर अभी आप बीजेपी की बुराई करेंगे तो आप भी कुर्सी के चिल्लाने लगोगे। बीजेपी को बोलेगा कि बेरोजगारी बढ़ी तो अभी चिल्लाने आप भी लगोगे। अनुराग महंगाई ज्यादा तो आप भी चिल्लाने लगोगे। अब बहुत ध्यान से सबको सुन रहे हैं, तो आप ही चिल्लाने लगोगे। वही गुजारिश आपसे भी करूंगा कि आप लोग एक दूसरे को टाइम तो दीजिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश तो कीजिए। और यही डिबेट की सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट यही है डिबेट का। सुनिए तो सही, सुनिए दूसरे की बातों को, सबके विचारों को सुनिए तो कीजिए। जी समीर भाई, ये आप करीब 20-25 सालों से सक्रिय पत्रकारिता में होंगे, ये चौथा या 5वां लोकसभा का इलेक्शन होगा आपकी नजर में। कभी भी विपक्षी पार्टी के द्वारा आरएसएस के प्रति इस तरह की बातें राष्ट्रीय मंच से, मीडिया पर नहीं उठाई गई हैं जिस तरीके से आज उठाई जा रही है। मैनिफेस्टो का हिस्सा होने, मैनिफेस्टो का हिस्सा। आखिर ये हताशा, घृणा या उत्तेजना क्यों? क्यों ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी को या अन्य राजनीतिक दलों को कि आरएसएस को ही निशाना बांधकर बीजेपी को कंट्रोल किया जा सकता है? जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि आरएसएस सांस्कृतिक संस्था है। हाँ, उसकी विचारधाराएं बीजेपी से नजदीक हैं। बीजेपी के नजदीक होने के कारण, उस प्रॉक्सिमिटी के कारण से फायदा ज्यादा मिलता है। और किसी पार्टी के अध्यक्ष से तो नहीं मिलते मोहन भागवत साहब, नहीं मिले ना, तो अमित शाह से ही मिलते हैं। धारणा के आधार मीटिंग्स होती रहती है कि कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे क्या करना है, कहां दिक्कत हो रही है, कहां फायदा, कहां है। तो फिर ये आरोप तो लगेंगे ना बाकी बीजेपी के काम कर रहे हैं। सही है, राजनीतिक दलों को डर इसी बात का है कि आरएसएस के समर्थन के कारण से 35 सालों में 2 वित्त की पार्टी बरगद का आकार ग्रहण कर ली। अब ये आने वाले समय है ना पीछे इसके आरएसएस, बिल्कुल उसको कैसे नकारा जा सकता है? मैं उस नकार भी नहीं रहा हूं। मैं ये केवल कहना चाह रहा हूं कि जो उसकी धारणा है, जो भारत बनाने की जो परिकल्पना है, वो बीजेपी से नजदीक मैच करता है, इसलिए उसको फायदा मिल रहा है। उस नजदीकी में अगर दूसरे पार्टी अगर आते हैं तो उनको भी फायदा मिलेगा। ठीक है रशीदी साहब, दिक्कत क्या है?
दिक्कत क्या है? अगर कोई सरकारी मुलाजिम किसी आरएसएस की शाखा में जा रहा है ऑफिस टाइमिंग के बाद, तो उसकी पर्सनल लाइफ है ना, वो जिस संगठन के लिए काम करना चाहे कर सकता है। ये दलीलें तमाम लोग दे रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि फिर दिक्कत क्या? और ये तक कहा जा रहा है कि भाई अगर उस पर आप रोक लगा देंगे तो फिर तो इमरजेंसी लाने वाले हैं आप लोग, यानी मध्य प्रदेश में इमरजेंसी लगा देगी कांग्रेस अगर ऐसा हुआ। श्री के अधिवेशन में अगर वो अधिकारियों के लिए डी स्ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, हाँ। तो उसको भी आप कहेंगे कि वो आरएसएस का हिस्सा है। हाँ, तो ये भी पहली बार हो रहा होगा देश में कि सीबीआई हेडक्वार्टर में श्री श्री आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं अधिकारियों को। ये भी अफसोसजनक है। बोलिए रशीदी साहब। देखिए समीर भाई, एक चीज हमें समझना पड़ेगा। अगर ये अपने आप को सांस्कृतिक और सामाजिक एक संस्था मानते हैं तो इनको हिंदुस्तान के संविधान पर यकीन रखना चाहिए। हाँ। हिंदुस्तान के संविधान पर यकीन क्यों नहीं है? कौन सी ऐसी संस्था है हिंदुस्तान में जो अपना डंडा झंडा मानती हो, जिसने आज तक देश का झंडा अपने हेडक्वार्टर पर न लगाया हो? हाँ। अपना ही झंडा लगाती हो, अपना ही झंडा फहराती हो और यही सोच लेके चलती हो कि हिंदुस्तान जो है आरएसएस की आइडियोलॉजी पर ही चले। ये कौन सी ऐसी संस्था है देश में? सिर्फ आरएसएस ही एक संस्था है। दूसरी बात, अरे विचार सुनिए ना गुलरेज, विचार सुना कीजिए। ठीक है, आपके हिसाब से झूठ है, आवाज बंद करो ना यार। आपके पास जब आऊंगा तो बोल दीजिएगा ये बातें, नहीं रोकूंगा। आवाज बंद कीजिए, बिल्कुल अभी रोकना पड़ेगा मुझे, प्लीज समझा कीजिए। आप तो हमारा गलत। दूसरी बात मैं आपको बता दूं जी, सरकार जो है संविधान से चलती है समीर भाई जी। सरकार किसी के आइडियोलॉजी या किसी के आस्था पर नहीं चलती। हाँ। क्योंकि संविधान देश का जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ देश के कानून पर चलने की बात करता है। बेशक सरकार के साथ जुड़े हुए जितने भी कर्मचारी हैं उनको भी उस संविधान का अनुपालन करना जरूरी है, क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम है। आज देखिए आप, जब से आरएसएस की विचारधारा ने कहीं ना कहीं देश में गर्दिश की है और देश में फली फूली है, आज ऐसा हो गया आप किसी भी ऑफिस में जाइए, आपको हर कमरे में एक मंदिर मिल जाएगा, हर कमरे में पूजा होते हुए मिल जाएगा। आप सरकारी मुलाजिम हैं, आपको अगर पूजा करनी है अपने घर से पूजा करके निकलिए। आपने मंदिर ऑफिस को सरकारी दफ्तरों में नमाज पढ़ने का हक भी तो होता ही है ना। देखिए एक होता है, आप जब ऑफिस में घुसे आपने हनुमान चालीसा पढ़ लिया बैठ के जी, या आपने जो है गीता का जाप कर लिया, वो हाँ। बिल्कुल एक अलग चीज है। लेकिन आपने उसको बाकायदा मंदिर की शक्ल दे दी और वहां धूप अगरबत्ती हो रही है, वहां सब कुछ चीजें हो रही हैं। हाँ। नमाज अगर पढ़ी जाती, मस्जिद नहीं बनाई जाती, वहां सिर्फ चादर बिछा के नमाज पढ़ ली जाती है, तो मस्जिद की शक्ल नहीं दी जाती उसको। तो मेरा मानना यह है कि अगर धर्म के काम आपको करने हैं, धर्म के काम कीजिए, कोई मना नहीं करता, लेकिन उसको बाकायदा मंदिर बनाना ये कहीं ना कहीं आरएसएस की विचारधारा है, जिससे सरकारी अफसरों को बिल्कुल अलग रहना चाहिए। हाँ, ऑफिस टाइम के बाद जैसे आपने कहा, हाँ। ठीक है, आप जाइए, हाँ। आप किसी भी सांस्कृतिक तंजीम से जुड़ सकते हैं, हाँ। लेकिन उसी विचारधारा को लेकर अगर आप कुर्सी पर बैठकर भी उसको फूलने और फैलाने का काम करेंगे, हाँ। तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं अनिवार्य है। और ऑफिस सरकारी कैंपस में इजाजत नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सरकारी कैंपस, सरकारी ऑफिस में बिल्कुल किसी भी संस्था को इस तरह का काम, जैसे आप आज जो है सीबीआई के लिए जो है श्री श्री रविशंकर की तंजीम काम कर रही है, हाँ। मैं नहीं मानता कि अच्छी चीज, ये भी गलत चीज है। ठीक है, सुरेंद्र दुबे के अंदर भी बहुत सारे आदमी ऐसे होंगे जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या इस तरह के प्रोग्राम चला सकते होंगे, लोगों की मदद लेनी चाहिए। ठीक है, सुरेंद्र दुबे साहब, एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं आपसे जानने की कोशिश करना चाह रहा हूं कि जो मैनिफेस्टो में जिस तरह से इस बात का जिक्र किया गया है कि भाई आरएसएस की शाखाएं सरकारी कैंपस में नहीं लगने देंगे, सरकारी मुलाजिमों को आरएसएस की शाखा में नहीं जाने देंगे, अगर पॉलिटिकल नजरिए से देखें तो इसका आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है या नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस के लिए? देखिए, आपने बहुत सही प्रश्न किया। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने गलत समय पर एक गलत मुद्दा अपने वचन पत्र में जोड़ दिया और उसी का ये कारण है कि उसको लेकर अब हो हल्ला शुरू होगा कि आरएसएस पर बैन करना चाहते हैं। आरएसएस पर बैन की कोई बात नहीं कही गई है। वैसे भी है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अगर कोई नॉन गवर्नमेंट सोसाइटी कोई काम करना चाहती तो उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती, एक सामान्य नियम। मध्य प्रदेश सरकार के अकेले बस की बात नहीं कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दीजिए, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, कोर्ट तय करेगी कि लगे कि नहीं लगेगा। अब उसको मंदिर से भी जोड़ दिया। तो मुझे लगता है जिन भी कांग्रेस के लोगों ने ये बिंदु जोड़ा है वो उन्होंने आग को बिलावजे भड़का दिया है। जो मुद्दा था उसको दूसरी तरफ कर ले जाने में वो बीजेपी और आरएसएस की मदद कर रहे हैं। दूसरी बात यह है,
आरएसएस की क्या विचारधारा एक लंबा सब्जेक्ट है, इस पर यहां डिस्कशन नहीं हो सकता है। लेकिन जो भी सरकार आएगी वो अपने नियम तो बनाती है कि भाई हम सरकारी ऑफिस में क्या करने देंगे, क्या नहीं करने देंगे। और ऑफिस टाइम के बाद कोई आदमी जाकर के आर्ट ऑफ लिविंग में जाए कि फला, जैसे अभी मौलाना साहब ने कहा, मैं उनकी बात से बहुत सहमत हूं। और मैं सुबह से सोचा था कि भाई कभी ये पिछला जब चुनाव हो रहा था तब मंदिर बनाने के उसमें लग गए, इनको किसी ने ऑथराइज किया था, कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं जो टांग अड़ा देंगे। अब वो सीबीआई जिसकी साख दाव पर लगी हुई है, वहां वो आर्ट ऑफ लिविंग के लोग वो उनको सिखा रहे कैसे अरे इतने बाबा रामदेव सुबह 4 बजे से बेचारे लग जाते हैं, जिनको अपना स्ट्रेस दूर करना होगा तो अपना योगा और श्री 3 दिन का प्रोग्राम करेंगे और सीबीआई से दफ्तर से सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। हाँ, अब ये भी क्या है, ये भी एक एजेंडा ही है। और मुझे लगता है श्री जैसे संत जिनको नॉन पॉलिटिकल समझा जाता है, पिछले चुनाव में जो कांग्रेस के वो मंदिर के समर्थन में निकले और अब जो ये काम कर रहे हैं, फिर इसके पहले वो यमुना किनारे दिल्ली में जो कार्यक्रम किया, ये ऐसा लग गया है कि जैसे ये भी उस एजेंडे में साथ हो गए हैं। अरे भाई आपका काम है प्रवचन देना, लोगों को सुधारना, उस काम में करिए। ये काम देश में बहुत है, बाकी नेता लोग क्या करेंगे, आप उससे अरे आप खुद स्ट्रेस में आ जाएंगे इनके चक्कर में। आप कहां सीबीआई का स्ट्रेस दूर कर लेंगे या पॉलिटिशियन का स्ट्रेस दूर कर लेंगे। मुझे लगता है ये परंपरा जो है ये, और क्या आप पता करिए, मुझे नहीं मालूम क्या सीबीआई के कार्यालय से उनके पास कोई वो एप्लीकेशन गई थी कि आइए हमारा स्ट्रेस दूर करिए। वो कैसे सब 2-3 दिन में सारा काम शुरू हो गया। ये तो ऐसा लगता है सब पोस्ट कर दिया गया कि अच्छा तुम 2 लोग लड़ रहे हो, एक काम उधर होगा उस फ्रंट पर, दूसरा काम हमारे श्री करेंगे। मैं उनका बहुत सम्मान करता, बड़े विद्वान आदमी, लेकिन जो काम कर रहे हैं वो विद्वता के नहीं है। वो ये शो करते हैं कि वो कहीं ना कहीं टूल बन गए हैं। बिल्कुल आपकी बात समझ में आती है कि सरकारी दफ्तरों को राजनीति का अड्डा बनने से रोकना चाहिए। कुल मिलाकर बड़ी बात यही है। गुलरेज शेख साहब, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के बाद आप ही से शुरुआत करूंगा इसकी, आप ही से शुरुआत करूंगा और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी से यह सवाल होगा, क्योंकि जिस तरह से गौशाला खोलने का, रामपथ पी के रहे नहीं, रामपथ बनाने का और इन तमाम मुद्दों का जो जिक्र किया गया है, क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस का मैनिफेस्टो यह भी बताता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी? इस पर भी होंगे सवाल। तो बात हो रही है कांग्रेस के मैनिफेस्टो की। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बिना वक्त गवाए आपको सीधे लिए चलता हूं इंदौर, जहां से मौजूद हैं गुलरेज शेख, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के स्पोक्स पर्सन है। गुलरेज, देखिए बात यही हो रही है और चिदंबरम साहब का बयान आज का मैं कोट कर दूं, वो कह रहे हैं कि आरएसएस एक राजनीतिक संस्था है। सरकारी कर्मचारी जब तक नौकरी कर रहे हैं तब तक उन्हें खुले रूप से किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं आना चाहिए। यह है कहीं ना कहीं ओवरऑल सोच जो कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो से झलक भी रही है कि कोई सरकारी जो मुलाजिम है वो किसी राजनीतिक दल के खांचे में क्यों बंधे। अब बताइए इस पर क्या एतराज है आपको? देखिए समीर जी, आप या हमारी पैनल में बैठा कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि सबसे बड़ा कोई होता है सरकारी में तो वो होता है न्यायाधीश। और जब न्यायाधीश का अपॉइंटमेंट रोका गया तो मैं आपको बेंगलोर के हाई कोर्ट का फैसला सुना रहा हूं। यह फैसला है रंगनाथाचार्य अग्निहोत्री बनाम मैसूर राज्य तथा अन्य। फैसले में कोर्ट क्या बोलती है? हाईकोर्ट कहती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य होना न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से वंचित रखने के लिए वैध कारण नहीं है। ये न्यायाधीश की बात हुई। अब मैं आगे चलता हूं, 2 वाकया बताता हूं, एक पंजाब और एक मध्य प्रदेश प्रॉपर का कि सरकारी अधिकारियों के विषय में। चंडीगढ़ स्थित पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने क्या कहा है? रामफल बनाम पंजाब राज्य। फैसला, आरएसएस के शिविर में भाग लेने के आधार पर किसी भी सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त नहीं किया जा सकता। अब आए मध्य प्रदेश पर। जबलपुर मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने यह कहा है, भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। फैसला आता है आरएसएस के किसी भी कार्यक्रम में भाग लेने के आधार पर
किसी कर्मचारी की सेवा समाप्ति नहीं की जा सकती। किसी अंतरस्थ हेतु से जारी किया गया कोई आदेश वैध नहीं ठहराया जा सकता। और मैं अब हमारे जो कांग्रेस के चतुर्वेदी जी बड़े भाई बैठे हैं, उनसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में एक ऐसी सरकारी स्थान बताएं जहां बिना मूल्य दिए, बिना शुल्क दिए संघ ने कोई कार्यक्रम किया हो, जिस प्रकार अन्य ठीक है, पंकज चतुर्वेदी जी जवाब दीजिए इसका पैसा देते हैं। उन्होंने हम भी तमाम कोर्ट्स के वो फैसले गिना दिए जिसमें सरकारी मुलाजिमों को आरएसएस की शाखाओं में जाने की एक तरह से इजाजत दी गई और उसके आधार पर उनकी नौकरी को खत्म नहीं किया जा सकता। फिर आप अगर मध्य प्रदेश में सत्ता में आएंगे तो मध्य प्रदेश के सरकारी मुलाजिमों पर यह बंदिश कैसे लगा सकते हैं? समीर जी, बहुत हास्यास्पद है। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि कौवा कान ले गया, उस तर्ज पर पूरी भारतीय जनता पार्टी देश भर में विलाप और प्रलाप कर रही है। किसने कहा कि हम किसी अधिकारी कर्मचारी को बर्खास्त कर रहे हैं, उसको नौकरी से निकाल रहे हैं? हम तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि आरएसएस यदि सांस्कृतिक संगठन है, एक एनजीओ, तो उसका पंजीयन कहाँ है? कहाँ है उसका एनजीओ का पंजीयन? कहाँ उसका बायलाज है? कौन से नियम कायदे आरएसएस आपके मैनिफेस्टो में जो बात है ना, आप उसी पर रहिए ना चतुर्वेदी जी। दूसरा मैनिफेस्टो में जो आपने कहा है सरकारी नहीं जा पाएगा, सरकारी कैंपस में आरएसएस की शाखाएं नहीं लगने देंगे और अधिकारी बीच में नहीं जाने देंगे। गुलरेज एक मिनट, जी वही मैं कह रहा हूं, बोलिए चतुर्वेदी जी, उसके बारे में जवाब दीजिए ना। मैं उत्तर दूं समीर? मैं उसी बारे में जवाब दे रहा हूं। मैं तो यही इनसे निवेदन कर रहा हूं कि जो निर्णय अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, या जो निर्णय आज भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, जो निर्णय उमा भारती जी का था बीजेपी के, जो निर्णय बीजेपी के बाबूलाल गौर साहब का था, क्या वो गलत था? हम तो वही निर्णय की बात कर रहे हैं जो अटल जी ने कहा था, जो मोदी जी आज कह रहे हैं, कर रहे हैं, जो उमा भारती जी ने कहा था। अब यह भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि कौवा कान ले गया कि तर्ज पर बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी पहले तो अटल जी को गलत ठहरा रही है, मोदी जी को गलत मान रही है, उमा भारती जी को गलत मान रही है, बाबूलाल गौर जी को गलत मान रही है। हम तो वही कर रहे हैं कि बात कर रहे हैं जो उन्होंने किया। हमने तो नहीं कहा कि हम आरएसएस को बैन कर रहे हैं, हमने नहीं कहा हम किसी को बर्खास्त कर रहे हैं, हमने नहीं कहा हम किसी को नौकरी से हटा रहे हैं। ये न जाने कौन से सवाल का जवाब दीजिए पार्टी है। सवाल का जवाब दीजिए जी, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, आपको अच्छा भी लगेगा सुनकर। मान लीजिए मध्य प्रदेश में आपकी सरकार आ गई और उसके बाद कोई सरकारी मुलाजिम स्टेट का चला जाता है आरएसएस की शाखा में, तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए समीर भाई, ये अगर मगर की डगर बहुत लंबी है, रात हो जाएगी, उत्तर नहीं आएगा हाथ में। मैं कमाल की बात है, प्रश्न की बजाय जो आप मैनिफेस्टो में वादा कर रहे हैं भाई, मैं तो में वादा कर रहे हैं आप, इसीलिए तो किया होगा ना कि सरकार आप बनाने जा रहे हैं। अच्छा समीर जी, तो आपको ये फैसला अमल में लाना पड़ेगा। अरे उत्तर समीर जी, उत्तर, अरे आदरणीय उत्तर तो ले लीजिए। हम तो ये जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि सेवा शर्तें, सरकारी सेवा शर्तें क्या बोलती हैं? क्या सरकारी सेवा शर्तों का पालन नहीं होना चाहिए? क्या मुख्यमंत्री जी ने जिस संविधान की, जिस कानून की, जिस व्यवस्था की शपथ ली है, उस शपथ का पालन मुख्यमंत्री जी को नहीं करना चाहिए? क्या मुख्यमंत्री और सरकार को अराजक हो जाना चाहिए? क्या संविधान सम्मत व्यवस्थाओं को समाप्त कर देना चाहिए? हम तो समीर जी वही बात कर रहे हैं जो संविधान में लिखी है, और सरकारी सेवा शर्त जो कहेगी उसके हिसाब से सरकार बनने पर उसका पालन होगा, उसका हम अनुसरण करेंगे। क्या हम ये पाप कर रहे हैं बोलकर के हम कानून का पालन करेंगे? हम बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बना उसका सम्मान करेंगे? क्या यह गुनाह है? यदि कोई अधिकारी कर्मचारी उसका उल्लंघन करेगा तो जो सरकारी सेवा शर्त कहती है वो कार्रवाई की जाएगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है रशीदी साहब, लेकिन एक जो बड़ी बात नजर आती है वो ये नजर आती है कि आप गौशाला की बात कर रहे हैं, आप भगवान राम जब वनवास के लिए गए थे, जो पूरा रास्ता था उसको बनवाने की बात कर रहे हैं। गायों का अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो उनकी देखभाल कैसे की जाएगी, आप इसका भी मैनिफेस्टो में जिक्र कर रहे हैं। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा आपकी कि कांग्रेस जो है वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ चुकी? देखिए असल में क्या है, दिक्कत ये है कि एक तो होता है प्रोडक्ट, एक होती है उसकी ब्रांडिंग। प्रोडक्ट तो असल कांग्रेस के पास है, लेकिन ब्रांडिंग का जो सही तरीका है वो बीजेपी के पास है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। देखिए कांग्रेस ने विदाउट मैनिफेस्टो सोमनाथ का मंदिर बना दिया, लेकिन ये ब्रांडिंग नहीं कर पाई उसकी। हाँ। ये सच्चाई है। हाँ। आज बीजेपी राम मंदिर नहीं बना रही है, लेकिन ब्रांडिंग कर रही है। तो कहीं ना कहीं राम मंदिर चल रहा है। आज कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये बात ऐसी कर जाते हैं जैसे गुजरात चुनाव में इन्होंने कर लिया कि मुस्लिम महल्लों में गए नहीं, हिंदू महल्लों में चले गए, राहुल गांधी जी भी। तो कहीं ना कहीं मुसलमान जो है अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। या जैसे आपने कहा सॉफ्ट हिंदुत्व, भाई गाय पर पाबंदियां किसने लगाई? गाय काटने पर जितने भी राज्यों में बैन है आज, ये सब सरकार ने, कांग्रेस ने तो लगाई। बीजेपी ने अगर एक भी राज्य में बैन लगाया हो तो बता दीजिए। फिर मैं वही बात कहता हूं कि ये ब्रांडिंग नहीं कर पाते। बीजेपी ब्रांडिंग करने में नंबर अव्वल है। सिर्फ इतना कांग्रेस को समझना पड़ेगा, और ये ब्रांडिंग की कहीं ना कहीं से टेक्नोलॉजी इनको लानी पड़ेगी, और इसको कहीं ना कहीं आगे लेकर आना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं गुलरेज शेख के इन 3 सवालों का जवाब देता हूं। जो उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने यह फैसला दिया। मुझे गुलरेज शेख सिर्फ ये बता दें कि कोर्ट ने कहीं यह भी कहा है क्या? ये जरूर कहा कि नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, न्यायाधीश को रखा जा सकता है, उसको अनएलिजिबल नहीं किया जा सकता। लेकिन न्यायाधीश, कोर्ट ने यह नहीं कहा कि इन तमाम को इजाजत है जाने की शाखाओं में। ऐसा कुछ भी नहीं कहा। फैसले में अगर कहीं हो तो बता दीजिए। ये तो सिर्फ ये इसका मतलब तो यही निकला। नहीं, मतलब ये नहीं निकला। नहीं समीर भाई, मतलब तो यही नहीं समीर भाई कि अगर कोई शाखा में जाता है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, उसको गलत ठहरा दिया जाता है, तो मतलब तो यही हुआ ना कि शाखा में कार्यक्रम में जा रहे हैं वो न्यायाधीश ले सकते हैं। इस बात के दो कार्यक्रमों में जा रहे हैं। एक रुख ये है, कोर्ट जो है कहीं ना कहीं इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है, जिस बात को आरएसएस बार बार कहती है कि साहब हम जो है एक सांस्कृतिक संस्था है, हम राजनीतिक नहीं है। लेकिन अगर कोर्ट इस बात को धैर्य से देखे और अच्छे तरीके से देखे, इसका चिंतन मंथन करे, तो कहीं ना कहीं आरएसएस राजनीति में लिप्त है। तो जो सरकारी मुलाजिम राजनीति में जाएगा तो कहीं ना कहीं उसको तो उस पर तो पाबंदी लगानी पड़ेगी। अनुराग भदौरिया साहब मानते हैं ये ब्रांडिंग ठीक नहीं हो पा रही है, इसी की वजह से फिर जब बीजेपी ने हमला बोला तो कमलनाथ साहब को वापस आना पड़ा और सफाई देनी पड़ी कि भाई आरएसएस के बैन की बात कहीं नहीं की गई है, हम सिर्फ सरकारी मुलाजिमों की शाखा में जाने की बात कर रहे हैं। जैसा उन्होंने कोर्ट का आदेश पढ़ा उससे मुझे यही समझ में आया कि कोर्ट ने बोला कि कोई जज साहब अगर जा रहे हैं तो कोर्ट को दिक्कत नहीं, लेकिन कोर्ट ने थोड़ी बोला कि सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट के अंदर में आप शाखा लगा लो। ऐसा तो नहीं बोला। ऐसा भी नहीं बोला कि आप विधानसभा के अंदर शाखा लगा लो। ऐसा तो नहीं बोला कोर्ट ने बोला कि आप जा सकते हो। जाने का मतलब आप जाइए, जाने का मतलब थोड़ी है कि आप सरकारी दफ्तर में कहीं पर भी कोर्ट में या विधानसभा में कहां शाखा लगी? झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। अरे कहां शाखा लगी आप बताओ, प्रमाणित हो तो बात आप कर रहे हो। झूठ मत बोलो, दौरा पड़ गया, सियासत मत करो, झूठ की सियासत मत करो। अनुराग भदौरिया से क्या दिक्कत है आपको भाई? अनुराग भदौरिया जैसे ही बोलना शुरू करते हैं दौरा पड़ गया, शुरू हो जाते हैं। दौरा पड़ गया भदौरिया जी, दौरा पड़ गया। कुछ नहीं, ये थोड़ा टेम्परामेंट हो गए, इनको बीपी की दवा दो। अनुराग भदौरिया की बात हो गया, हमारे ऊपर लग जाएगी। मैं प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, नकली डॉक्टर नहीं हूँ, प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ। मैं खुद ले लूंगा जो दवाई लेनी है, आपकी आवश्यकता नहीं है मुझे। जल्दी ले लो। कई बार डॉक्टर ले नहीं पाते हैं, यही दिक्कत है। डॉक्टर होते हो अपना ध्यान नहीं रख पाते, समस्या हो जाएगी तो फिर आप मेरे पे चिल्लाएंगे। अनुराग जी जल्दी ले लीजिए। व्यापम से पास डॉक्टर है, व्यापम से पास। फिर मैं बोलूं उसके बाद चिल्लाइएगा। अनुराग जी व्यापम के डॉक्टर है, व्यापम के। ठीक जरा जवाब दो मुझे। बिल्कुल व्यापम वाले लगी रहे हैं। अनुराग भदौरिया अपनी बात रखिए। सुनिए। अरे बोलने नहीं देते भाई। शिवराज सिंह चौहान अच्छा देखिए, कोर्ट ने क्लीन चिट दी। अरे बोलिए दो व्यापम के डॉक्टर साहब है जिस प्रकार। अरे व्यापम के डॉक्टर साहब बोलिए में क्लीन चिट मिली। अरे बलात्कारी है। यदि शिवराज सिंह चौहान छोड़ दिया गया, जाइए चिल्लाइए, राहुल गांधी अगर व्यापम डॉक्टर व्यापम जी। अनुराग की आवाज अब कीजिए, बाकी सबकी डाउन कीजिए जी। बोलिए अनुराग। देखिए
देखिए, आरएसएस की बात हो रही थी, बिल्कुल सही बात उन्होंने जो अपने किस्से सुनाए। ठीक है, कोई व्यक्ति की पर्सनल लाइफ में कहीं भी जा सकता है। जैसे हम मान लो शाम के वक्त में किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं या श्री का अटेंड करने जाएं या कहीं और जाएं, अब इसका मतलब थोड़ी है कि मैं अपने दफ्तर में बैठा हूं, गवर्नमेंट दफ्तर में, और रेस्टोरेंट वहीं बना लूं लाके, या वहीं पे आके हम शाखा लगा लें, वहीं पे आके श्री को बुला लें। जो क्वेश्चन उठा सीबीआई की बात बिल्कुल सही है, सीबीआई की तरफ से देखना चाहिए क्या पत्र श्री को गया था क्या? भाई कोई ये बहुत ही संवैधानिक संस्थाएं हैं भैया, सीबीआई, ईडी, इन संस्थाओं में भी अगर श्री बाबा लोग आने लगेंगे तो संस्थाएं खत्म हो जाएंगी, संस्थाओं का मतलब ही नहीं रहेगा भैया। वहां पे तो जो लोग आते हैं सीबीआई वगैरह में, तो वो देश के बहुत चुने हुए ऑफिसर्स होते हैं, उनको श्री की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपने आप में बहुत श्री है। वो इतने बड़े बड़े केसेस करते हैं, श्री का भी केसेस हो सकता है उनको करना पड़े। नंबर 1 नंबर 2 पर आरोप लगा रहे हैं, तो बहुत हो गई थी, तो आर्ट ऑफ लिविंग जरूरी हो गया था उन लोगों। अरे ये तो सरकारी अरे कुछ नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी है, आपस में एक दूसरे को लड़ाई डाल रहे हैं। इन्होंने जजों का भी देखिए यही हाल करवाया, सीबीआई का यही हाल करवाया, ये संस्थाओं को कमजोर करने में लगे। उसके बाद श्री को ले आते हैं, कभी किसी को श्री से तुम्हारा रिक्वेस्ट है, श्री जी आप तो बहुत महान व्यक्ति हैं, कहां राजनीति चक्कर में पड़ रहे हैं, राजनीतियों के चक्कर मत पड़िए, नहीं तो आपकी भी निगेटिविटी भर जाएगी आपके अंदर। ये नेता लोग बहुत होशियार हैं, आप इनके चक्कर में पड़ेंगे तो पता चलेगा श्री आप नेगेटिव से भर जाएंगे, पॉजिटिव भी आपके अंदर। आरएसएस तो बदल रहा है ना, रखिए चक्कर में मत पड़िए नेताओं के। तो बदल रहा है ना, फिर आरएसएस से इतनी दिक्कत क्यों, आरएसएस की शाखाओं से इतनी दिक्कत क्यों? अनुराग भदौरिया, अब तो आरएसएस के मोहन भागवत कहते हैं बिना मुसलमानों के तो पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, मुझे आरएसएस शाखाओं से दिक्कत नहीं, मुझे आरएसएस की विचारधारा से दिक्कत है, जिसने अंग्रेजों के साथ मिलकर हम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का साथ दिया था, सीधी सी बात है। गोलवलकर जी का मुझे इस बात से आरएसएस से सख्त नफरत है कि उनका आजादी के आंदोलन में इनका कोई योगदान नहीं है। इन्होंने, आपको याद होगा क्या, अगर आपने भी देखा होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या बोला था हिंदू अंग्रेजी सेना भर्ती हो जाओ। ऐसा कोई राष्ट्रभक्त बोल सकता है? ऐसा कोई बोल सकता है कि तिरंगे का अपमान करे और हमारे जो बाबा साहब का जो संविधान उसको बंधुआ सोच बताए? इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? बोला है और नाथूराम गोडसे को मुद्दाबाद नहीं बोल सकते जिन्होंने हमारी माता गांधी को गोली मारी। प्रोफेसर सतीश कुमार बैठे यहाँ पे, बहुत सारे जी मैं बोलता हूँ समीर भाई, कई तरह की बातें अफवाहों के संदर्भ में दोनों में भदौरिया साहब और बाकी लोग थोड़ी बहुत बात हमें भी कहने का मौका दिया जाए। सतीश जी बोले। कई अफवाहें, कई झूठे प्रपंच आरएसएस के संदर्भ में निरंतर प्रचारित किए जा रहे हैं कि आरएसएस के सर संचालक ने ये कहा, वो कहा, गोलवलकर साहब ने, गुरुजी ने ये कहा। उसका कोई बुनियाद नहीं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं उसका कोई बुनियाद नहीं है, गुरु गोलवलकर जी का नहीं है। दूसरी बात, तीन दिनों का जो सम्मेलन, महासम्मेलन हुआ, उस महासम्मेलन में मोहन भागवत ने सारे राजनीतिक को इनवाइट किया था, आइए सुनिए, देखिए यहाँ पर अरे तो उदारवादी चेहरा पेश करने की कोशिश की गई। उदारवादी तिरंगा गलत कह रहा हूँ, बता दो। लेकिन मुझे याद नहीं आता कि मोहन भागवत के अलावा किसी और संघ प्रमुख ने आज तक ये कहा हो कि बिना भागवत के हिंदुत्व की परिकल्पना नहीं की जा सकती। आप समीर भाई अगर उस 3 दिनों के सम्मेलन में होते, मोहन भागवत जी ने खुद कहा था कि हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। मैंने बहुत अच्छा मैं जो बोलता हूँ वो संघ के बाकी नहीं बोल पाते, समुच्चय के निर्णय नहीं बोल पाते, आधार पे नहीं बोलते, आधार पर देखा जाए की बात करने में यही समस्या है। युवा की समस्या क्या है? भारतीय जनता पार्टी देखने घूम रहे हैं, पकौड़े बिचवाओगे, चीजों को गैस निकलवाओगे, कुछ संघ से, वीर सावरकर के संघ से वो अलग बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं है। लोगों के देखने के नजरिए में दोष है। भारत निर्माण की प्रक्रिया जो उस समय शुरू हुई थी वो निरंतर आज भी जारी है। कई ऐसे हम बचपन में आलेख लिखते थे, एकता में अनेकता, कई गलत चीजें पढ़ाई गई हैं समीर भाई। इस देश को यह मान लिया गया है कि यह देश पहले से ही विखंडित है, उसको हम जोड़कर एक बनाते हैं, जबकि
सच्चाई ये है कि देश में एकता है, उस एकता में अनेकता है। हम भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और रहन सहन के आधार पर अलग है, लेकिन अलग होने के पहले हम एक है। ये गलत चीजें हमारे देश में इतिहास की किताबों के माध्यम से कांग्रेस की सरकार के द्वारा पढ़ाई गई है। और दूसरी महत्वपूर्ण एक बात एक और बताना चाहूंगा समीर भाई, जल्दी से, हर एक राजनीतिक दल के ऊपर एक सांस्कृतिक छाया होती है। जिस राजनीतिक दल के ऊपर सांस्कृतिक छाया नहीं होती है वो विखंडित हो जाता है, वो अर्बन नक्सलिज्म के रूप में बदल जाता है। आज समाजवादी पार्टी, ये बताने की कोशिश की जा रही है ना, समाजवादी पार्टी के शाखा जो है बीजेपी नहीं है, सुरेंद्र दुबे साहब बताने की कोशिश तो यह की जा रही है, मोहन जी क्यों नहीं बोलते? कांग्रेस भी यही कह रही है कि भाई शाखा में वो सब कुछ होता है जिससे समाज विखंडित हो रहा है, इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए और खासतौर पर सरकारी मुलाजिमों को तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सांस्कृतिक विरासत जरूरी है जी। आज समाजवादी पार्टी में अमर सिंह जैसे लोग और बाकी जैसे लोग पैदा क्यों हो रहे हैं? कांग्रेस नहीं है और बाकी जैसे कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने कब कहा वो तो बदलते रहते हैं। ठीक है दुबे जी बोलिए। अरे अमर सिंह जी को आपके पास चले गए हैं। अमर सिंह जी तो आपके अमर सिंह जी तो आपकी बहुत बड़ी खोज है। आजकल मोदी जी जी बोलिए दुबे जी जल्दी से आप अपनी बात रखिए। लास्ट कमेंट सर। अरे आप क्यों पाल रहे हो? आप अगर हमने गलती हुई अनजाने में तो आप भी करोगे, फिर आपसे क्या फर्क है? बता दीजिए जरा जी। समीर भाई प्लीज एक बात तो समीर भाई, हाँ जी समीर भाई एक बात, अभी जो आरएसएस के हमारे मित्र हैं उन्होंने खुद स्वीकार कर ली कि हर पॉलिटिकल पार्टी पर एक किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की छाया या साया होना चाहिए। तो ये जो आरोप लगता है कि बीजेपी को प्रभावित करते हैं, वो खुद मान रहे हैं क्या प्रभावित करते हैं, बिल्कुल तो उन्हीं के शब्दों में, मैंने कोई आरोप ऐसा लगा रहा। दूसरी बात आप ये देखें कि ये सारी बहस दूसरी जगह चली गई। अब इतना तनाव में हम लोग हो गए कि अब आप श्री रविशंकर को बुलवाइए, हम लोगों का तनाव दूर कीजिए। जनता पार्टी और आप दूसरी बात, मैंने जो बात कही ओरिजिनल आ रहा हूं सर कि कांग्रेस ने गलत समय एक मुद्दा उठा करके अपने क्या कहते हैं संकल्प पत्र में बीजेपी को एक मौका दे दिया है कि आपके हिसाब से बहुत गलत है, चीजें दूसरे डायरेक्शन में जाए और शायद इसका उनको एहसास होगा। इसीलिए कमलनाथ अब सफाई दे रहे हैं। अब ये कांग्रेस पार्टी की बात है, उनको क्या करना, हमारा काम को सुझाव देना नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि बहस आपने कराई, इस हिसाब पर बहस होनी चाहिए थी। और रही बात, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार को सरकार के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, देश की प्रकृति के हिसाब से चलना चाहिए। उस पर किसी संगठन की छाया नहीं होनी चाहिए। उस पर सिर्फ अपनी सरकार, अपने संविधान, अपना ये देश, इतनी छाया रहनी चाहिए। बाकी छाया होगी तो फिर देश जो है बिखर जाएगा।